हेलो स्टूडेंट, अब आज हम देखते हैं मार्शल की डेफिनेशंस को। इससे पहले वाले लेक्चर्स में थोड़ा सा मार्शल की डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब आता है कि व्हाट आर द क्रिटिसिज्म ऑफ मार्शल डेफिनेशंस, की मार्शल के ओपिनियन इतने अच्छे थे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को लेकर के, उसके बावजूद भी रॉबिन्स और रॉबिन्स के जो फॉलोवर थे उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया। देन फर्स्ट ऑफ ऑल है कि मेजरमेंट ऑफ वेलफेयर इज इम्पॉसिबल। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स के फॉलोवर कह रहे हैं कि मेजरमेंट ऑफ वेलफेयर इज इम्पॉसिबल। इट मीन्स हम वेलफेयर का मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। वेलफेयर इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द इंटरनल फीलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये जो है हमारी एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है और ये ह्यूमन बींग्स की इंटरनल फीलिंग्स पर डिपेंड करती है कि आपको किसी पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटीज से आपका कितना वेलफेयर होता है। एंड मार्शल यूज्ड मनी एज अ मेजरिंग रोड, और मार्शल ने हमारी जो वेलफेयर की थीम है एटलीस्ट उसको इवेल्युएट करने के लिए, उसके मेजरमेंट के लिए मनी जो है वो एज ए मेजरिंग रोड को जो है यूज किया है। तो मार्शल ने मेजरमेंट के लिए मनी को यूज किया है, बट द यूटिलिटी ऑफ मनी इज वायरी टू पर्सन इन पर्सन। बट जो मनी है एटलीस्ट वो भी एक पावरफुल मेजरमेंट नहीं है किसी भी पर्सन की वेलफेयर की थीम को इवेल्युएट करने के लिए, बिकॉज द यूटिलिटी ऑफ मनी इज वायरी टू पर्सन, क्योंकि हर पर्सन की मनी के लिए जो मार्जिनल यूटिलिटी इट इज डिफरेंट। रिचर सेक्शंस के लिए मनी की मार्जिनल यूटिलिटी लोअर होती है और पुअर सेक्शंस के लिए मनी की मार्जिनल यूटिलिटी जो है हाई होती है। देन हाउ कैन मनी इज द important topics to evaluate the welfare of any particular person। तो मनी को हम इतना स्ट्रॉन्ग और इतना पावरफुल जो है वो नहीं मान सकते हैं। तो फर्स्ट क्रिटिसाइज कि जो हमारी ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है वेलफेयर, और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है इसलिए ये पर्सन टू पर्सन वायरी होती है, और मनी जो इसकी मेजरिंग रोड ली है एटलीस्ट वही बहुत गलत जो है मार्शल ने वो थीम अडॉप्ट की है। उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है इट स्टडी ओनली द एक्टिविटीज ऑफ सोशल ह्यूमन बींग्स। इट मीन्स इसमें जितनी भी एक्टिविटीज है वो एक सोशल पर्सन जो है, जो एटलीस्ट सोसाइटी में रहता है, उसी पर्सन की, उसी ह्यूमन बींग्स की जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है एटलीस्ट उन्हीं को इसमें इंक्लूड किया गया है। एंड द एक्टिविटीज दोज पर्सन्स हु लिव इन आउट ऑफ सोसाइटीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। और जो पर्सन आउट ऑफ सोसाइटी रहते हैं, आउट ऑफ सोसाइटी रहने वाले पर्सन्स की जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी साधु सन्यासी एकांतवासी जंगल में रहता हो, कहीं भी रहता हो, और वहां जाकर के अगर वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हो, देन दीज टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नॉट इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू मार्शल। मार्शल के अनुसार जो आउट ऑफ सोसाइटी जो पर्सन्स है, जो ह्यूमन बींग्स है, उनकी एक्टिविटी को एटलीस्ट जो है इकोनॉमिक्स में इंक्लूड नहीं किया जाता है। देन सेकेंड इसकी जो क्रिटिसाइज किया गया है कि ये ओनली उन्हीं एक्टिविटीज को इंक्लूड करता है द एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड फ्रॉम द सोसाइटीज। थर्ड है द रिलेशनशिप ऑफ इकोनॉमिक्स इज नॉट ऑलवेज ह्यूमन वेलफेयर। कि मार्शल ने कहा कि इकोनॉमिक्स की जो रिलेशनशिप है इकोनॉमिक सब्जेक्ट की एटलीस्ट वो हमेशा वेलफेयर से ही होगी, बट इट इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू मार्श रॉबिन्स। की एक एक्टिविटी है प्रोडक्शन ऑफ वाइन, वाइन का प्रोडक्शन कर रहे हैं हम। अब प्रोडक्शन को मार्शल ने लिया है अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कि प्रोडक्शन इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इट जनरेट वेलफेयर। देन वाइन प्रोडक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक वाइन फैक्ट्री में वाइन का प्रोडक्शन होता है, बट द प्रोडक्शन ऑफ वाइन इज नॉट वेलफेयर टास्क, क्योंकि वाइन का जो भी लोग कंजम्पशंस करते हैं एटलीस्ट कहीं ना कहीं ये जो है वो गलत है, रॉन्ग है, हमारी सोसाइटी में इविल्स को क्रिएट करता है। तो प्रोडक्शन है तब जा करके कंजम्पशन हो रहा है, अगर प्रोडक्शन ही नहीं होता वाइन का तो कंजम्पशन पॉसिबल नहीं होता। तो रिलेशनशिप ऑफ इकोनॉमिक्स इज नॉट ऑलवेज ह्यूमन वेलफेयर, इसका ह्यूमन से वेलफेयर से कोई लिंक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वाइन प्रोडक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट इट डू नॉट क्रिएट ह्यूमन वेलफेयर। अब ये प्रोडक्शन ऑफ वाइन एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, बट इससे किसी भी स्टाइल का कोई भी वेलफेयर क्रिएट नहीं हो रहा है। तो अगेन ये भी एक जो है इसको क्रिटिसाइज किया गया है कि टोटल जितनी भी एक्टिविटीज होती है एटलीस्ट उनसे वेलफेयर जनरेट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आता है कि डेफिनेशन इज क्लासीफैक्ट्री। ये जो डेफिनेशन है वो क्लासीफैक्ट्री है।
क्लासिफैक्टरी मीन्स बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन, डिफरेंट टाइप्स का क्लासिफिकेशन कर दिया है मार्शल ने अपनी डेफिनेशन में। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कि मार्शल ने जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज एटलीस्ट डिवाइड किया गया है, तो इसमें एक तो लिया नॉन इकोनॉमिक और एक लिया है इकोनॉमिक। एक तो इसने लिया इकोनॉमिक और एक लिया है नॉन इकोनॉमिक। इट मीन्स एक तो जनरल बिजनेस एक्टिविटीज दिया है और एक नॉन जनरल बिजनेस एक्टिविटी को मार्शल ने क्लासीफाई करके बताया है। और ओनली जनरल बिजनेस एक्टिविटीज को ही जब उसने इकोनॉमिक की स्टडी की है तब इंक्लूड किया है। तो फर्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन बेस्ड डेफिनेशन है, ओनली क्लासिफिकेशन करके छोड़ दिया, क्लासिफिकेशन को एनालिसिस नहीं किया और एनालिसिस करके इसका डिस्क्रिप्शन नहीं किया, और दोनों टाइप्स की एक्टिविटीज को इसने इंक्लूड नहीं किया। उसके बाद है उसने ह्यूमन बीइंग्स को जो है, ये तो किया उसने रिसोर्स, सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, उसके बाद उसने ह्यूमन को भी डिवाइड किया, जो मैंने अभी आपको ही बताया। एक तो है आपका सोशो और दूसरा है नॉन सोशो। इट मीन्स एक तो जो आउट ऑफ सोसाइटी रहता है और एक सोसाइटी रहता है, इसको एक्सप्लेन कर दिया और फिर सोशो को अपनी डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया, और जो नॉन सोशो है पर्सन एटलीस्ट उसकी एक्टिविटी को इसने इंक्लूड ही नहीं किया। अदर है रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का जो क्लासिफिकेशन किया है, एक तो है आपके फिजिकल रिसोर्सेज और दूसरा है नॉन फिजिकल रिसोर्सेज। फिर मार्शल ने फिजिकल रिसोर्सेज को इंक्लूड किया है और नॉन फिजिकल को डिस्क्राइब भी नहीं किया है। तो ओनली दिस इज क्लासिफिकेशन बेस है, उसने किसी स्टाइल का कोई भी एनालिटिकल फॉर्म जो है वो यूज नहीं किया, किसी भी स्टाइल से किसी भी रिसोर्सेज को ब्रीफली जो है इसने डिस्क्रिप्शंस नहीं किया है। तो ये भी जो है मार्शल की एक विशेषताएं है, डेफिनेशन की एक जो है वो क्रिटिसाइज करने का एक बेस है कि इस स्टाइल से क्लासिफिकेशन कर करके छोड़ देना और उस क्लासिफिकेशन का जो है डिस्क्रिप्शंस नहीं देना, वो भी जो है मार्शल की डेफिनेशन की एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिटिसाइज है। उसके बाद द डेफिनेशन इज नैरो द स्कोप, डेफिनेशन ने जो है इसके स्कोप को नैरो कर दिया है। द डेफिनेशन नैरो द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक, कि मार्शल की जो डेफिनेशन है वो हमारे इकोनॉमिक के सेक्टर को बहुत ज़्यादा नैरो कर देती है, बिकॉज इट इंक्लूड ओनली एक्टिविटीज़ जो है वो ओनली वही एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व कर रहा है जो ह्यूमन बींग्स की है, ओनली सोशल ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ है एटलीस्ट वही इसने, सोशल जो ह्यूमन बींग्स है हमारा एटलीस्ट उसी की एक्टिविटी को इसने इकोनॉमिक्स में इंक्लूड किया गया है। तो ये बिल्कुल थोड़ा सा रॉन्ग है कि इस स्टाइल से हम टोटल ह्यूमन बींग्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इसने इंक्लूड नहीं किया है, तो ये इकोनॉमिक के सेक्टर को, स्कोप को थोड़ा सा नैरो कर देता है, वो भी इसका रॉन्ग है। इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल विथ ऑब्जेक्टिव्स, फिर मार्शल ने माना है कि इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल विथ ऑब्जेक्टिव, जबकि इकोनॉमिक्स इज नॉट नॉर्मेटिव साइंस बट इट इज पॉजिटिव साइंस। एक इसने माना है कि इकोनॉमिक्स जो है वो हमारी क्या है, न्यूट्रल विथ ऑब्जेक्टिव है, जबकि इकोनॉमिक्स जो है ऑब्जेक्ट के साथ न्यूट्रल नहीं रहती है। शी से समथिंग अबाउट व्हाट कैन वी डू एंड व्हाट इज राइट टू डू, ये भी इकोनॉमिक्स आपको बताती है। उसके बाद इसने इकोनॉमिक्स को जो है वो नॉर्मेटिव साइंस माना है, तो वो भी गलत है। इकोनॉमिक्स एक नॉर्मेटिव साइंस नहीं होती है, इट इज पॉजिटिव साइंस ऑल्सो, पॉजिटिव एंड आर्ट ऑल्सो। रॉबिन्स का कहना है कि इकोनॉमिक्स इज नॉट ए नॉर्मेटिव साइंस, केवल नॉर्मेटिव साइंस ही नहीं है, इट इज पॉजिटिव साइंस ऑल्सो। क्योंकि रॉबिन्स जो हमारे इकोनॉमिस्ट है वो केवल मात्र हमें यही नहीं बताएंगे कि व्हाट इज गुड और व्हाट इज राइट, बल्कि वो आपको उसको और अच्छे तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो वेयर्स मार्शल कनेक्ट द रिलेशनशिप ऑफ इकोनॉमिक विद वेलफेयर, इकोनॉमिक्स की इसने जो कनेक्टिंग थी वो वेलफेयर से कर करके छोड़ दी, उसके बाद उसने आगे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। तो दिस इज द क्रिटिसाइज ऑफ मार्शल डेफिनेशन, ये जो है वो हमारे मार्शल की डेफिनेशन की जो है क्रिटिसाइज है कि उसने स्कोप को नैरो कर दिया। आपकी जो वेलफेयर है वो एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, उसका मेजरमेंट संभव नहीं है, मेजरमेंट में मनी को मेजरिंग रोड माना, मनी की खुद की यूटिलिटी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो है
इसने क्लासिफिकेशन बेस है, क्लासिफिकेशन करके छोड़ दिया, क्लासिफिकेशन किया तो उसको एनालिसिस नहीं किया। तो दीज आर द क्रिटिसिज्म ऑफ मार्शल्स डेफिनेशंस। अब इसके बाद में आपको रॉबिन्स की डेफिनेशन के बारे में कुछ बताती हूँ। मार्शल्स की डेफिनेशन को आप लोग देख चुके हो। तो मार्शल जो था, मार्शल वॉज ए ग्रेट इकोनॉमिस्ट, मार्शल जो एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट था, एंड द डेफिनेशन विच वॉज गिवन बाय मार्शल इज द बेस्ट डेफिनेशन एट दैट टाइम। मार्शल की जो डेफिनेशन थी वो अपने समय की एक बेस्ट डेफिनेशन थी इन कंपैरिजन देन एडम स्मिथ। अगर हम उसकी डेफिनेशन का कंपैरिजन एडम स्मिथ की डेफिनेशन से करें, देन द मार्शल डेफिनेशन इज द बेस्ट डेफिनेशन एट दैट टाइम पीरियड्स इन कंपैरिजन देन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के कंपैरिजन में मार्शल के ओपिनियन बेस्ट थे। इसलिए कीन्स ने मार्शल के लिए एक बहुत ही बेस्ट जो है स्टेटमेंट वो दिया कि मार्शल जो है इट वाज फेमस फॉर द 100 of years, कि मार्शल जो है वो 100 of years तक एक फेमस इकोनॉमिस्ट रहा है और उसके जो ओपिनियन थे वो भी बेस्ट ओपिनियन रहे एट दैट टाइम। वो तो क्राइसिस नहीं आता अगर यूएसए में, तो मार्शल के ओपिनियन लॉन्ग लाइफ तक चलते। आफ्टर मार्शल द थर्ड टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस एंड थर्ड कैटेगरी ऑफ डेफिनेशन इज स्कैरसिटी सेंटर्ड डेफिनेशंस। इससे पहले एडम स्मिथ के ओपिनियन पढ़े, वेल सेंटर थे। मार्शल के ओपिनियन वेलफेयर सेंटर्स थे। एंड रॉबिन्स ओपिनियन जो थे इट इज स्कैरसिटी सेंटर्ड डेफिनेशंस थे। तो ये मार्शल जो था, रॉबिन्स जो था वो मार्शल का जो है वो क्रिटिसाइज करने वाला इकोनॉमिस्ट था। रॉबिन्स के ओपिनियन कुछ अलग ही अप्रोच वाले थे। तो रॉबिन्स ने जो अपनी डेफिनेशन दी एट द टाइम ऑफ 1932 में ऑल ओवर द वर्ल्ड एक क्राइसिस की सिचुएशन चल रही थी। उस समय रॉबिन्स की एक बुक आई, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। एक फेमस बुक आई रॉबिन्स की, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस नाम से एक बुक आई। और उसमें रॉबिन्स ने अपने नए ओपिनियन को जो है वो एक्सप्लेन किया इन द रेफरेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, कि रियल में इकोनॉमिक्स क्या है, कैसा सब्जेक्ट है, किसके साथ डील्स करता है। वो पूरे के पूरे रॉबिन्स ने अपने ओपिनियन उस बुक में जो है वो डिस्क्राइब किया। देन अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, economics is the science. First of all, according to Robbins, economics is the science which studies human behavior. Economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and square means which have alternative uses. जो बच्चा डेफिनेशन नोट करना चाहता है वो एक बार कर लेता है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस which studies human behavior as a relationship between ends and square means which have alternative uses. अब आप रॉबिन्स की डेफिनेशंस को एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स को एक साइंस सब्जेक्ट माना है which studies human behavior, and economics is include the study of human behavior, all types of human and all types of natures and all types of activities। कि इकोनॉमिक्स में हम साइंस है और उसमें हम ऑल टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज जो है एटलीस्ट उसके बिहेव की स्टडी करते हैं। एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्क्वायर मीन्स, किसके बीच में रिलेशनशिप, एंड्स एंड स्क्वायर मीन्स है हमारे पास, बट इन स्क्वायर क्वांटिटी में, बहुत ही लोअर क्वांटिटी में रिसोर्सेज अवेलेबल है और उसकी जो रिलेशनशिप है वो हमारे एंड्स के साथ, हमारे टारगेट्स के साथ, हमारे एम के साथ, हमारे लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स के साथ है। तो एंड्स एंड स्क्वायर मीन्स में एक रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया गया विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस एंड द स्क्वायर मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस। स्क्वायर जो मीन्स हमारे उसके वेरियस टाइप्स ऑफ यूजेस है, अल्टरनेटिव यूजेस है। एंड द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो चॉइस की प्रॉब्लम है। देन अब इस डेफिनेशंस को अगर आप वापस अच्छे से एक्सप्लेन करो, देन फर्स्ट ऑफ ऑल अनलिमिटेड वांट्स, देयर इज अनलिमिटेड वांट्स आर अवेलेबल इन इकोनॉमी। हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में, हमारी इकोनॉमी में अनलिमिटेड वांट्स एवरी टाइम अवेलेबल है। वेरियस टाइप्स ऑफ डिमांड है लोगों की, तो अनलिमिटेड वांट्स है हमारी लाइफ में। इसका मतलब कोई लिमिटेशंस ही नहीं है, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड इंटेंसिटी ऑफ वांट्स इज डिफरेंट पर्सन टू पर्सन, और इंटेंसिटी ऑफ वांट्स जो है
वो डिफरेंट डिफरेंट है। हमारी जो वेरियस टाइप्स की डिमांड्स है उनमें कुछ डिमांड्स की इंटेंसिटी हाई है तो कुछ की बहुत लो है और कुछ की मिड की है। देन द इंटेंसिटी ऑफ वांट्स इज डिफरेंट डिफरेंट। डिफरेंट टाइप्स की जो हमारी वांट्स है उसमें जो इंटेंसिटी का लेवल है वो अलग अलग कैटेगरी का है। किसी की इंटेंसिटी हाई है और किसी की इंटेंसिटी लोअर है। अनलिमिटेड रिसोर्सेज, और हमारे पास उन वांट्स को फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, द रिसोर्सेज इन स्केयर अमाउंट, वो हमारे पास बहुत ही लोअर अमाउंट में अवेलेबल है। देन वी कैन से दैट रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटीज। तो रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल है वो लिमिटेड क्वांटिटी में है। तो रॉबिन्स की डेफिनेशन एक्सप्लेन करती है कि अनलिमिटेड वांट्स है, उसके बाद स्केयर मीन्स है, और उसके बाद जो है इंटेंसिटी ऑफ वांट्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हमारी इंटेंसिटी ऑफ वांट्स है। देन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस डेफिनेशंस, कि अब इस डेफिनेशन की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वाइड द सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, कि रॉबिन्स ने अपनी डेफिनेशन में जो इकोनॉमिक्स है एटलीस्ट उसके सेक्टर को बहुत ज्यादा वाइड कर दिया है। Then the characteristics of this definition, wide the sector of economics, कि इसने all types of human activities को include किया है, all human activity को इसमें include किया है, which are based on selection problems। जो भी हमारी activities है, human की जो भी activities है, total types की activities को इसने include किया है, इसलिए economics का जो scope है वो थोड़ा सा wide हो गया है। and all activities which are based on the problem of selections, हमारे पास एवरी टाइम जो प्रॉब्लम्स अवेलेबल रहती है वो सिलेक्शंस की रहती है, कि किस स्टाइल के ऑप्शन को चूज करूं, कि लाइफ में कौन से वे पे चलूं, कौन सा पाथ लूं, कौन सी डिग्री लूं, किस सेक्टर में जाऊं कि लॉन्ग लाइफ में अच्छे से चल सकूं। तो जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम है दिस इज द सिलेक्शंस की प्रॉब्लम है, बेसिक जो हमारी प्रॉब्लम है वो सिलेक्शन की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसने इकोनॉमिक्स के सेक्टर को बहुत ज्यादा वाइड कर दिया है। उसके बाद इसकी सेकेंड कैरेक्टर्स आती है कि इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल। न्यूट्रल का अर्थ होता है बिल्कुल तटस्थ, स्टैटिक, नो हेयर एंड नो देयर, मिड में जहां एस्टेब्लिश है वहीं एस्टेब्लिश रहती है। तो रॉबिन्स की डेफिनेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, कि जो भी हमारे एंड्स हैं और जो भी हमारी वांट्स है एटलीस्ट इकोनॉमिक्स उसमें बिल्कुल न्यूट्रल रहता है, तटस्थ रहता है। इट कैन नॉट से व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड, वो आपको यही बताता है कि क्या अच्छा और क्या बुरा है, आपको क्या करना चाहिए कि अच्छा हो। इट डजंट से बाय इकोनॉमिक्स, ये आपको इकोनॉमिक्स नहीं समझाता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो हमारा न्यूट्रल है बिटवीन द एंड्स। उसके बाद है एनालिटिकल बेस्ड डेफिनेशंस। रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है इट इज एनालिटिकल बेस। एनालिटिकल का मीनिंग होता है कि इसने ब्रीफली डिस्क्राइब किया है कि ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है, तो इसने आपको बताया, आपकी वांट्स क्या है वो बताया है, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं एटलीस्ट वो बताया है, उन रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस क्या है इसने वो एक्सप्लेन किया है। तो इस ये डेफिनेशन जो है वो एनालिटिकल बेस है, ईच एंड एवरीथिंग को रॉबिन्स ने ब्रीफली डिस्क्राइब किया है अपनी डेफिनेशन में। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल एप्लीकेशंस। यूनिवर्सल एप्लीकेशंस मींस इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। यूनिवर्सल एप्लीकेशन कि रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है उसमें यूनिवर्सल एप्लीकेशंस की जो क्वालिटी है वो अवेलेबल है। इट इज एप्लीकेबल इन ऑल टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, चाहे वो आपका कैपिटलिस्ट हो, चाहे वो आपका शोशो हो, चाहे वो आपका मिक्स्ड और प्लान हो, किसी भी स्टाइल का इकोनॉमिक सिस्टम हो, एटलीस्ट मार्शल रॉबिन्स के जो ओपिनियन है वो ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम उसमें वेल जो है अप्रूव्ड होते हैं और वो अप्लाई किए जा सकते हैं। तो हम कहेंगे कि रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है उसमें यूनिवर्सल जो है एप्लीकेशंस अवेलेबल है। आप किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था को उसमें अप्लाई करो, एटलीस्ट रॉबिन्स की परिभाषा उसमें इजी गोइंग अप्लाई हो जाती है। नेक्स्ट आता है इसका कि इकोनॉमिक्स इज ह्यूमन साइंस। इसने जो माना है इकोनॉमिक्स को इट इज ह्यूमन साइंस माना है। एटलीस्ट टोटल ये ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में स्टडी करती है,
ह्यूमन नेचर की स्टडी करती है, ह्यूमन लाइफ की स्टडी करती है, ह्यूमन बींग्स की जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, अनलिमिटेड वांट्स और स्केयर रिसोर्सेज एटलीस्ट उसके बारे में डिस्क्राइब करती है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन है वो इकोनॉमिक्स इज अ ह्यूमन साइंस, ह्यूमन साइंस को इंक्लूड किया है, नॉट नॉर्मेटिव साइंस, नॉट अ पॉजिटिव साइंस एंड एक्सेट्रा एवरीथिंग। अब आता है इसकी क्रिटिसिज्म कि एटलीस्ट रॉबिन्स के ओपिनियन इतने पावरफुल हुए, इतने अच्छे हुए, इतने सोचे समझे, ब्रीफली डिस्क्राइब्ड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को इसने इंक्लूड किया, ह्यूमन बींग्स की ऑल टाइप्स की एक्टिविटीज को इंक्लूड किया, देन व्हाट आर द क्रिटिसिज्म ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि रॉबिन्स की डेफिनेशन को जो क्रिटिसाइज किया गया है एटलीस्ट वो किस बिहाफ पे किया गया है। तो फर्स्ट इसकी क्रिटिसाइज है कि इकोनॉमिक्स इज नॉट न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। हमने पढ़ा है उसकी डेफिनेशन कि इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल। अब इसको क्रिटिसाइज करने वाले बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक्स इज नॉट न्यूट्रल सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स जो है वो न्यूट्रल नहीं रहता, तटस्थ नहीं रहता, स्टैटिक पॉइंट पर नहीं रहता, कभी इधर और कभी उधर इकोनॉमिक्स जा सकता है। तो इकोनॉमिक्स इज नॉट न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। क्योंकि रिसेंट टाइम्स में हमारा क्या चल रहा है, इन रिसेंट टाइम्स मैक्सिमम जो इकोनॉमिक सिस्टम हमारा चल रहा है, इकोनॉमिक सिस्टम इट इज प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम। प्लानिंग के बिहाफ पे हम हमारी प्रोग्रेस कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। ईच एंड एवरी कंट्री जो है वो प्लानिंग के लिए कर रही है और वेलफेयर एक्टिविटीज को लॉन्च कर रही है, प्लानिंग के माध्यम से वेलफेयर एक्टिविटीज को लॉन्च कर रही है। तो ऐसी कंडीशंस में एंड दिस कंडीशंस इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिस्ट to explain each and everything या analysis each and everything। रॉबिन्स की डेफिनेशन की जो करेक्टर जो हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो इस बिहाफ पे कर रहे हैं कि रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स को एक न्यूट्रल मान लिया बिटवीन द एंड्स, कि एंड्स के साथ इकोनॉमिक्स एक न्यूट्रल है। इसको क्रिटिसाइज करने वाले इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक्स इज नॉट न्यूट्रल बिटवीन एंड्स बिकॉज इन रिसेंट टाइम्स टोटल जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम ऑपरेट हो रहा है इट इज बेस्ड ऑन प्लानिंग एंड वेलफेयर एक्टिविटीज। वो प्लानिंग पे बेस्ड है, वेलफेयर एक्टिविटीज पे बेस्ड है, एंड दैट टाइम इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिस्ट। और इस समय में ये इकोनॉमिस्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू एनालिसिस ईच एंड एवरीथिंग दैट व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, ये बताना हर अर्थशास्त्री का काम है। हर कंट्री के, हर देश के अर्थशास्त्री अपनी गवर्नमेंट को बताते हैं कि किस स्टाइल की प्लानिंग को ऑपरेट करना चाहिए और किस स्टाइल की प्लानिंग को कंट्रोल करना चाहिए। तो सबसे पहली क्रिटिसाइज इसी बिहेव पे की गई है कि इकोनॉमिक्स इज नॉट न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। नेक्स्ट इसको क्रिटिसाइज किया गया है वाइड द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, वाइड द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, कि रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स के जो स्कोप है एटलीस्ट उसको बहुत ज़्यादा वाइड कर दिया बिकॉज इट इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ वांट्स। आपकी अनलिमिटेड वांट्स को लिया है, रिसोर्सेज को लिया है, उसके बाद ह्यूमन बींग्स की ऑल एक्टिविटीज़ को लिया है, सोशल ह्यूमन और नॉन सोशल ह्यूमन सभी को इंक्लूड किया है। तो इकोनॉमिक का जो सेक्टर है इस स्टाइल से वो वाइड हो जाता है, क्योंकि जब हम वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्टडी करते हैं तो वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में। तो ये कहते हैं कि अननेसेसरी रॉबिन्स ने इकोनॉमिक के स्कोप को थोड़ा सा वाइड कर दिया है, क्योंकि वाइड जब स्कोप होता है तो स्टडी इतनी जो है वो बेटर वे में नहीं हो पाती है। उसके बाद है मोर प्रेशर ऑन स्केयर वर्ड, ज्यादा जो है स्केयर वर्ड और स्केरसिटी। रॉबिन्स ने अपनी डेफिनेशन में इन शब्दों पर ज्यादा जोर दिया है स्केयर वर्ड पर, बट एवरी टाइम द प्रॉब्लम इज नॉट क्रिएट विथ स्केयर मीन्स। हर समय समस्या दुर्लभता की नहीं होती है, समटाइम द प्रॉब्लम इज क्रिएट ड्यू टू एक्सेस अवेलेबिलिटी ऑफ एनीथिंग। कभी कभी समस्या किसी चीज की अधिकता होने के कारण भी हो सकती है।
जबकि रॉबिन्स ने कहा कि बेसिक प्रॉब्लम इज स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि ज़्यादा जो बड़ी समस्या है वो है साधनों की सीमितता की। बट क्रिटिसाइज करने वाले इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि बेसिक प्रॉब्लम इज द एक्सेसनेस ऑफ एनीथिंग। एक्सेसनेस ऑफ एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने लिया है कि द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अगर हम लें कि कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, देन व्हाई दिस प्रॉब्लम इज क्रिएट, ड्यू टू एक्सेस पॉपुलेशन। कंट्री में क्या है, पॉपुलेशन जो है वो बहुत हाई अमाउंट में है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट हुई है। अब अगर हम सेकेंड प्रॉब्लम ले, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, देन व्हाई द प्रॉब्लम इज इन्फ्लेशन जनरेट ड्यू टू हाई डिमांड। इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम क्यों है, बिकॉज देयर इज हाई डिमांड ऑफ एनीथिंग। तो हमेशा प्रॉब्लम जो होती है वो स्केयर से नहीं होती है, समटाइम इट इज क्रिएट फ्रॉम एक्सेसनेस। फॉर एग्जाम्पल एक्सेस पॉपुलेशन, देन अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सेस डिमांड, देन इन्फ्लेशन, एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी, देन इन्फ्लेशन। तो कुछ चीजें जो है वो हमारी कंट्री में कुछ एक्सेसनेस के बिहाव पे भी क्रिएट होती है। तो यहाँ पर मार्शल के कुछ ओपिनियन जो है वो थोड़े से रॉन्ग हो जाते हैं। नेक्स्ट जो रॉबिन्स की डेफिनेशन है उसको जो क्रिटिसाइज किया गया है कि स्टैटिक डेफिनेशन, रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है इट इज अ स्टैटिक डेफिनेशन। उसने एक स्टैटिक पॉइंट पर आकर के अपने व्यूज को एक्सप्लेन कर लिया है। एंड्स आर गिवन, रॉबिन्स ने ऐसा एज्यूम कर लिया कि एंड्स आर गिवन, हमें हमारी लाइफ के टारगेट्स अचीवमेंट जो भी कुछ करना है दैट आर गिवन। तो एक स्टैटिक डेफिनेशन है, बट इसको क्रिटिसाइज करने वाले बोल रहे हैं कि द एंड्स आर चेंजेस, our ends are changes, human beings ends are changes according to change in the situations, time, place and conditions etc. For example, our ends are changes with political circumstance में changes होते ही हमारे ends change हो जाते हैं, social circumstance में change होते ही our ends जो होते हैं वो change हो जाते हैं, and religious aspect also. तो these are the aspect which are affected our ends, कि हमारी lives के ends, targets, achievements, objectives, these are affected by these types of conditions also. तो रॉबिन्स की डेफिनेशन एक स्टैटिक डेफिनेशन है। स्टैटिक डेफिनेशन इसलिए है कि उसने ऐसा एज्यूम कर लिया कि एंड्स आर गिवन, हमें हमारी लाइफ के एंड्स दिए गए हैं और उसका हमें हमारे जो स्क्वायर मीन्स है एटलीस्ट उसी के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करके चलना है। परंतु एंड्स जो होते हैं लाइफ के वो एवरी टाइम चेंज हो जाते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस हमारी प्रायोरिटीज भी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस, उसने इकोनॉमिक्स को एक पॉजिटिव साइंस माना है, बट इट इज अ नॉर्मेटिव साइंस एंड आर्ट ऑल्सो। बट मार्शल अगेन बोल रहा है कि इकोनॉमिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस और रॉबिन्स बोल रहा है इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस, और क्रिटिसाइज करने वाला बोल रहा है इट इज बोथ नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव एंड आर्ट ऑल्सो। इकोनॉमिक्स इज नॉट अ साइंस बट इट इज आर्ट ऑल्सो। हमें केवल मात्र साइंटिफिक स्टडी नहीं है, एक सिस्टमेटिक स्टडी भी करना आना चाहिए, किसी बेस्ट वे में किसी फंक्शंस को ऑपरेट करना भी आना चाहिए। तो यहाँ पर कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स केवल साइंस भी नहीं है, इट इज आर्ट ऑल्सो, जबकि रॉबिन्स ने अपने डेफिनेशन में आर्ट वर्ड का कहीं यूज ही नहीं किया। सो इट इज अगेन अ पॉइंट टू क्रिटिसाइज दिस टाइप ऑफ डेफिनेशंस। एंड रॉबिन्स यूज डिडक्टिव मेथड्स फॉर द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। रॉबिन्स ने अपनी डेफिनेशन में इकोनॉमिक्स की स्टडी के लिए डिडक्टिव मेथड को यूज किया है। इकोनॉमिक्स की स्टडी के टू टाइप्स के मेथड्स होते हैं, फर्स्ट इज डिडक्टिव एंड सेकंड इज इंडक्टिव मेथड्स। तो रॉबिन्स ने इसमें ओनली एक डिडक्टिव मेथड्स को फॉलो किया है, बट इट इज अनसफिशियंट, वो इतना बेटर नहीं है, एक ही मेथड के अकॉर्डिंग हम इकोनॉमिक्स की स्टडी नहीं कर सकते हैं। इंडक्टिव मेथड इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, कि जब तक ये दोनों मेथड यूज में नहीं लिए जाते हैं, डिडक्टिव और इंडक्टिव, तब तक हम इकोनॉमिक्स के जो है सब्जेक्ट उसकी प्रॉपर स्टडी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है रॉन्ग अजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, कि रॉबिन्स ने एक अपनी उसमें और अजम्पशंस कर ली कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन अवेलेबल है, किसी भी स्टाइल का कोई भी रिसोर्सेज जो है वो बेकार नहीं है, वेस्ट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो है कोई सिचुएशन नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन। ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इन्वॉल्व इन एनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सभी के सभी जो रिसोर्सेज है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में अंगेज हैं। इट मीन्स किसी भी स्टाइल का अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री में नहीं है, इट इज अगेन रॉन्ग। अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन एवरी टाइम कंट्री में अवेलेबल रहती है, चाहे वो किसी भी स्टाइल का हमारा इकोनॉमिक सिस्टम हो। नेक्स्ट है नो डिफरेंस बिटवीन एंड्स एंड मीन्स। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स एंड्स एंड मीन्स आर डिफरेंट।
हमारी एंड्स अलग है और हमारे मीन्स अलग है। एंड्स मीन्स होता है टारगेट्स, अचीवमेंट, एम एंड ऑब्जेक्टिव, एंड मीन्स होता है हाउ यू कैन फुलफिल दीज ऑब्जेक्टिव्स बाय अ मीन्स, अ रिसोर्सेज, अ वीपन्स, अ इंस्ट्रूमेंट, दिस एक्सेट्रा। अब आपके पास क्या होता है कि कुछ एम्स होते हैं और कुछ साधन होते हैं जिनसे हम उसको दोनों को मिला करके काम करते हैं। बट क्रिटिसाइज करने वाले इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं समटाइम दीज आर नॉट डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल एट द टाइम ऑफ स्टडी, अभी आप लोग पढ़ रहे हो, देन आपका क्या है, आपका एम्स क्या है, एंड्स क्या है आपके लाइफ का, डिग्री लेना, कि कहीं ना कहीं पीजी यूजी की डिग्री हमें मिल जाए। हो गया क्लियर कि अभी हम स्टडी कर रहे हैं एंड दैट टाइम्स और एंड्स इज टू अचीव डिग्री। अब आपके हाथ में डिग्री आ गई, अब आपका क्या है, जॉब, जॉब लेना है आपको, देन दिस डिग्री इज मीन्स, जो पहले एंड्स था अब यही डिग्री आपका एक मीन्स हो गया। आपको अब क्या चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए। देन अगेन एट द टाइम ऑफ स्टडी डिग्री इज एंड्स एंड एट द टाइम ऑफ जॉब डिग्री इज मीन्स। अब डिग्री एक ही थी बट वो चेंज हो गई। देन समटाइम्स ऐसी सिचुएशंस आती है जो हमारा एंड्स होता है वही हमारा मीन्स बन जाता है और जो हमारा मीन्स होता है वही हमारा एंड्स हो जाता है। तो ये इसको क्रिटिसाइज करने वाले इकोनॉमिस्ट कहते हैं देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एंड्स एंड मीन्स। तो द डिफरेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, अब यहाँ पर ये पूरा आपका रॉबिन्स का जो है डेफिनेशंस का टॉपिक वो क्लियर हो गया, मार्शल हो गया, एडम स्मिथ हो गया। लास्ट में एक स्टेटमेंट है कि द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज बॉर्न इन हाउस ऑफ वेल्थ, कि इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशंस है नो डिफरेंस बिटवीन एंड्स एंड मीन्स, ये मैंने आपको समझा दिया। एट द टाइम ऑफ स्टडी डिग्रीज एंड्स एंड फॉर जॉब डिग्रीज मीन्स जो है आपकी वो हो जाती है। और यहाँ पर रॉन्ग अजम्पशंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट ये भी क्लियर कर दिया था। अब लास्ट में एक स्टेटमेंट दिया गया है कि द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज बॉर्न इन द हाउस ऑफ वेल्थ, कि डेफिनेशन की जो इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है, इट इज बॉर्न इन द हाउस ऑफ वेल्थ। कहाँ पैदा होती है वो, वेल्थ के हाउस में जन्म लेती है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को जन्म कहा लिया, इन द हाउस ऑफ वेल्थ एंड फ्लो इन द रिवर ऑफ फिजिकल वेलफेयर। और फिर ये कहाँ बह करके आ गया, इट इज फ्लो इन द रिवर ऑफ फिजिकल वेलफेयर। किसकी नदी में बह गई, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, द हाउस ऑफ वेल्थ में बॉर्न लिया एंड फ्लो द रिवर ऑफ फिजिकल वेलफेयर, और फिजिकल वेलफेयर की नदी में बह गई एंड एंड विद द लिमिटेड रिसोर्सेज ओशियन। और कहाँ जाकर के मिल गई, समुद्र में, ओशियन में जाकर के विलीन हो गई, लुप्त हो गई, गायब हो गई। किसका ओशियन था ये, लिमिटेड रिसोर्सेज, स्केयर रिसोर्सेज में जाकर के विलीन हो गई। तो तीनों प्रकार की डेफिनेशन के लिए ये एक ओपिनियन था जो किन्स ने अपनी बुक में दिया, कि किन्स ने कहा कि कहाँ पैदा हुई, कैसे बह करके, कहाँ समुद्र में आकर के मिल गई, कौन सा समुद्र में, जो आपके स्केयर मीन्स का जो ओशियन था एटलीस्ट उसमें आकर के विलुप्त हो जाती है ये डेफिनेशन। तो दिस इज अबाउट 3 टाइप्स ऑफ डेफिनेशन जो मैंने आपको अब तक एक्सप्लेन कर दिया है।